जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर विद टीचिंग पर। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे और अपनी आगामी परीक्षाओं की तैयारी अच्छी तरीक़ा से कर रहे होंगे। जो भी दोस्त इस चैनल पर पहली बार आया है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारी आने वाले न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। दोस्तों वीडियो पर शुरू से अंत तक बने रहें, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों इससे पहले हमने आपको यूरोप कॉन्टिनेंट का पहला पार्ट पढ़ा दिया था। इस वीडियो में हम दोस्तों यूरोप कॉन्टिनेंट का सेकंड पार्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। और दोस्तों इस वीडियो में पढ़ाने से पहले दोस्तों इस पहले वाले लेक्चर का आपको मैं रिवीजन करा देता हूँ। हमने यूरोप कॉन्टिनेंट के बारे में क्या क्या पढ़ा था। यूरोप कॉन्टिनेंट के बारे में दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं तो इसके बारे में हमने आपको बताया था कि इसके अंदर 46 देश आते हैं, यानी 46 देशों से मिलकर दोस्तों आपका यूरोप कॉन्टिनेंट बनता है। और जिसमें दोस्तों एरिया के आधार पर आपके दो देश थे। पहला तो दोस्तों आपका रूस था, जो कि यूरोप का था, यह पहले नंबर का सबसे बड़ा देश है एरिया के आधार पर। और दूसरा देश है आपका दोस्तों यूक्रेन। अगर आपके में रूस नहीं दिया जाए तो यूक्रेन आपके क्वेश्चन में पूछा जाएगा दोस्तों। और अगर हम इसी तरीके से जनसंख्या के आधार पर देखते हैं तो जनसंख्या के आधार पर भी दोस्तों हमारा जो सबसे बड़ा देश है वो आपका रूस है। और दोस्तों दूसरा जो देश है वो आपका जर्मनी है। पहला देश आपका रूस हो जाएगा, दूसरा देश दोस्तों आपका जर्मनी हो जाएगा। अगर आपके में क्वेश्चन में अगर रूस नहीं आते हैं दोस्तों तो आपके में एरिया में दोस्तों यूक्रेन पूछा जा सकता है और जनसंख्या में आपको जर्मनी पूछा जा सकता है, क्योंकि दोस्तों ये रूस आपका यूरोप महाद्वीप में भी आता है और एशिया महाद्वीप में आता है। तो यूरोप में दोस्तों जो रूस आता है वो आपका रूस एरिया के आधार पर भी सबसे बड़ा हो जाएगा और आपका जनसंख्या के आधार पर भी सबसे बड़ा हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको समझ में आए होंगे। और मैंने आपको बताया था विश्व का एक जो सबसे छोटा देश था जिसका नाम वेटिकन सिटी था, यह आपकी इटली की जो राजधानी रोम थी, रोम के अंदर दोस्तों आपका ये वेटिकन सिटी आता है। और हमारा जो यूरोप है दोस्तों, यूरोप को हम यूरेशिया का प्रायद्वीपीय कहते हैं, क्योंकि दोस्तों यूरोप को प्रायद्वीप इसलिए कहते हैं क्योंकि दोस्तों यूरोप के तीनों तरफ पानी भरा हुआ है। और मैंने बताया था आपको कि जमीन का ऐसा कोई भी टुकड़ा जिसके तीन तरफ अगर पानी होता है उसको हम प्रायद्वीप के नाम से जानते हैं। तो इसी तरीके से दोस्तों हमारा यूरोप है, यूरोप कॉन्टिनेंट दोस्तों इधर आपका एशिया है और इसके बगल से इधर ही दोस्तों पास में इसके आपका यूरोप महाद्वीप है। तो इधर भी दोस्तों इधर की तरफ देखोगे अगर आप यूरोप कॉन्टिनेंट के, तो दोस्तों इधर की तरफ देखोगे तो इधर आपका आर्कटिक महासागर देखने को मिलता है। और इधर दोस्तों देखोगे आप इधर की तरफ आपका अटलांटिक महासागर देखने को मिलेगा और नीचे आपका दोस्तों भूमध्य सागर देखने को मिलता है। और इधर दोस्तों आपका ईस्ट की तरफ एशिया देखने को मिलती है। तो इस तरीके से ये दोस्तों हमारा जो यूरोप महाद्वीप है वो पानी से तीनों तरफ से घिरा हुआ है, इसलिए यूरेशिया का आपका यूरोप ये यूरोप आपका दोस्तों यूरेशिया का प्रायद्वीप कहलाता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये सभी के सभी पॉइंट दोस्तों समझ में आए होंगे। और हमने दोस्तों पर्वतों के बारे में भी जाना था। पर्वत में आपका आल्पस पर्वत के बारे में जाना था। आल्पस पर्वत के बारे में बात करते हैं तो यह दोस्तों यूरोप का सबसे लंबा पर्वत है और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी थी इसकी माउंट ब्लैंक थी। माउंट ब्लैंक दोस्तों जो आपकी आल्पस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी थी, यह आपकी फ्रांस में पड़ती है, फ्रांस के अंदर आती है। और दूसरा दोस्तों आपका पर्वत के बारे में जाना था जिसका नाम था काकेसस पर्वत जो था, यह दोस्तों आपका काला सागर व कैस्पियन सागर के बीच में स्थित है। और इस काकेसस पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी थी उसका नाम अल्ब्रुस था। यह आपका यूरोप के रूस में स्थित है दोस्तों। अल्ब्रुस जो माउंट अल्ब्रुस चोटी है वो आपकी रूस के अंदर आती है और यह यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है। यह दोस्तों यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है। इससे पहले आपको बताया माउंट जो ब्लैंक है दोस्तों, माउंट ब्लैंक है ये आपकी आल्पस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। और जो आपकी माउंट एल्ब्रुस है वो आपकी यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई की अगर बात करते हैं तो 5642 मीटर इसकी ऊंचाई है। 42 मीटर इसकी ऊंचाई है दोस्तों। तीसरा हमने पिनेरिज पर्वत के बारे में जाना था और पिनेरिज पर्वत के बारे में दोस्तों जाना था कि ये फ्रांस और
स्पेन की सीमा के अंदर आता है दोस्तों। आधा स्पेन में देखने को मिलता है दोस्तों, और आधा आपका फ्रांस में देखने को मिलता है। ये फ्रांस और आपकी स्पेन की सीमा बनाता है पेनेरिज पर्वत। और एक है दोस्तों ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत के बारे में मैंने आपको बताया था, ये आपका जर्मनी में स्थित है। और इसी ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से ही दोस्तों आपकी डैन्यूब नदी का उद्गम स्थल है। इस तरीके से दोस्तों ये हमने पर्वतों के बारे में और विस्तृत रूप से अगर जानना है पर्वतों के बारे में, तो दोस्तों इससे पहले वाला लेक्चर आप देख सकते हैं। और दूसरा दोस्तों नदियों के बारे में जानना था। और नदियों के बारे में अगर बात करते हैं तो पहली जो नदी थी डैन्यूब नदी, डैन्यूब नदी के बारे में जाना था। यह आपकी ब्लैक फॉरेस्ट से इसका उद्गम होता था। और यह आपका दोस्तों काला सागर में जाकर समाप्त हो जाती थी। काला सागर में अपना दोस्तों पानी डाल देती थी। और यह डैन्यूब नदी आपकी विश्व की सर्वाधिक देशों में प्रवाहित होने वाली नदी है। और यह लगभग दोस्तों आपके 10 देशों में प्रवाहित होती है। जिस तरीके से सारा मरुस्थल हमारा अफ्रीका कॉन्टिनेंट का 11 देशों में दोस्तों विस्तारित है, इसी तरीके से डैन्यूब नदी भी अपना पानी जो दोस्तों 10 देशों में प्रवाहित करती है। 10 देशों में दोस्तों अपने पानी के साथ प्रवाहित करती है। एक नदी है दोस्तों वोल्गा नदी। डैन्यूब नदी के बाद वोल्गा नदी है। वोल्गा नदी के बारे में मैंने बताया था, यह यूरोप की सबसे लंबी नदी है, जिसकी जिसकी अगर लंबाई की बात करें तो दोस्तों ये आपकी 3687 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और वोल्गा नदी का जो उद्गम होता है वो आपका अल्दाई बल्दाई की जो पहाड़ी होती है, बल्दाई की पहाड़ी रूस में स्थित है। यूरोप का जो रूस है वहाँ पर दोस्तों बल्दाई की पहाड़ी आपकी हैं पड़ती हैं, और वहाँ से इसका उद्गम होता है। और ये अपने कैस्पियन सागर में जाकर पानी को गिरा देती है। ये वोल्गा नदी दोस्तों आपकी बल्दाई की पहाड़ी से उद्गम होता है, और ये आपकी कैस्पियन सागर में अपना पानी गिरा देती है, यानी कैस्पियन सागर में जाकर समाप्त हो जाती है। इस तरीके से दोस्तों आपको सीन नदी के बारे में बताया था। सीन नदी फ्रांस की राजधानी इसी के तट पर स्थित है। और आपकी राइन नदी दोस्तों यह भ्रंश घाटी में प्रवाहित होने वाली नदी है। और यह फ्रांस और स्पेन की सीमा पर दोस्तों सीमा बनाती है। एक आपकी टाइबर नदी है दोस्तों। टाइबर नदी इटली की राजधानी रोम इसी इसी के तट पर स्थित है। और एक निपर है दोस्तों। निपर जो कि यूक्रेन कंट्री है। यूक्रेन की कंट्री की जो राजधानी है कीव। कीव दोस्तों इस आपकी निपर नदी पर ही स्थित है। निपर नदी के तट पर ही आपकी कीव स्थित है। और एक है दोस्तों, एक आपको दोस्तों मैं नदी के बारे में बताया था आपको। इस तरीके से कई सारी नदियों के बारे में बताया था दोस्तों। और झील के बारे में बात करते हैं दोस्तों। थोड़ा झील का भी रिवीजन हो जाएगा। झील के में सबसे पहले हमने लादोगा झील के बारे में पढ़ा था। लादोगा झील ये है दोस्तों आपकी रूस में स्थित है। यूरोप का जो रूस है, और यूरोप की दोस्तों सबसे बड़ी झील है। और यहाँ पर एक देश पड़ता है फिनलैंड दोस्तों। फिनलैंड को झीलों का देश कहा जाता है। इस तरीके से दोस्तों हमने इनके बारे में विस्तृत रूप से वर्णन किया इससे पहले वाले लेक्चर में। और इसमें दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं पठार यानी कि प्लेट्यू। प्लेट्यू क्या होता है दोस्तों? प्लेट्यू के बारे में मैंने आपको बताया था। प्लेट्यू के बारे में दोस्तों मैंने आपको बताया था। प्लेट्यू क्या होते हैं? जो कि जमीन से उठा हुआ भाग होता है। और जमीन से उठा हुआ भाग होता है, ऊपर से समतल होता है, जिसे 300 मीटर की दूरी से देखा जाता हो, वो आपका दोस्तों प्लेट्यू यानी कि पठार कहलाता है। यानी कि दोस्तों जमीन से उठा हुआ भाग, ऊपर से फ्लैट हो, यानी कि हाईएस्ट लैंड एरिया, और जिसका जो दोस्तों रॉक का बना होता है, यानी कि हाईएस्ट लैंड लैंड और जिसका निर्माण रॉक से हुआ हो और ऊपर से समतल हो, फ्लैट हो, वही आपका पठार कहलाता है। यूरोप में सबसे इम्पोर्टेंट एक पठार है जिसको मैसेटा का पठार कहते हैं दोस्तों। यह इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है। और मैसेटा जो पठार है दोस्तों, इसका जो विस्तार है, मैसेटा मैसेटा पठार का विस्तार आपका स्पेन और पुर्तगाल में दोस्तों, इन दोनों कंट्रियों में इसका विस्तार है। और मैसेटा मैसेटा पठार का दोस्तों दूसरा नाम है, सेकंड नाम है, वो आपका आइबेरिया का पठार है। इसको हम मैसेटा के पठार को हम आइबेरिया के पठार के नाम से भी जानते हैं। और यह दोस्तों स्पेन और पुर्तगाल में स्थित है। और दूसरा दोस्तों अगर बात करें, दूसरा एक पठार है जिसे मैसिव सेड्रल पठार के नाम से जाना जाता है। मैसिव सेड्रल पठार जो है, यह दोस्तों आपका फ्रांस में स्थित है। और इस पठार में दोस्तों यहाँ पर आपके यह पठार इसलिए फेमस है दोस्तों क्योंकि यहाँ पर अंगूर की खेती के लिए ये सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। अंगूर की खेती के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। और तीसरा जो दोस्तों पठार है, तीसरा पठार की बात करते हैं, उसका नाम है बवारियन। बवारियन पठार की अगर बात करते हैं दोस्तों, ये बवारियन जो पठार है वो आपका जर्मन में स्थित है।
तो यह दोस्तों आपका जर्मन जर्मन में देखने को मिलेगा। और कुछ यूरोप के दोस्तों हम घास के मैदानों के बारे में बात कर लेते हैं, ग्रासलैंड के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। कुछ मैंने आपको ग्रासलैंड के बारे में बताया था दोस्तों, जो ठंडे क्षेत्रों में देखने को मिलते हैं वो आपके शीतोष्ण शीतोष्ण घास के मैदान होते हैं, और जो दोस्तों गर्म मैदानों में देखने को मिलते हैं वो आपके उष्ण उष्ण घास के मैदान होते हैं, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान होते हैं। हालांकि दोस्तों आपका जो यूरोप है, यूरोप का ऊपर वाला भाग है, यूरोप कॉन्टिनेंट, और दोस्तों एशिया, ये आपके दोस्तों शीतोष्ण आपके दोस्तों यहाँ पर घास के मैदान देखने को मिलते हैं, क्योंकि दोस्तों रसिया और यूरोप के दोस्तों क्षेत्र में आपका यहाँ पर आपका ठंडा देखने को ज़्यादा मिलता है, इसलिए यहाँ पर आपके जो घास के मैदान होते हैं वो शीतोष्ण घास के मैदान होते हैं। यह दोस्तों आपका स्टेपी जो है, ये हमने पढ़ लिया था, ये हमारा एशिया महाद्वीप में भी आता है दोस्तों, स्टेपी घास के मैदान, और आपके यूरोप महाद्वीप में भी देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों क्योंकि आपका रूस में ये देखने को मिलते हैं स्टेपी घास के मैदान, रूस आपका इधर यूरोप महाद्वीप में भी आता है और एशिया महाद्वीप में भी आता है, तो इसलिए दोस्तों स्टेपी जो घास के मैदान है ये रूस यूक्रेन में भी है दोस्तों, और आपके रूस में भी है, जिसे हम दोस्तों यूरेशिया के नाम से भी जानते हैं, यानी कि आपका यूरोप में भी है और ये एशिया में भी स्थित है। और स्टेपी जो घास के मैदान है इन्हें दोस्तों यहाँ पर इन घास के मैदानों पर आपका यहाँ पर टेम्परेचर और बरसात सही से देखने को मिलती है, उसकी वजह से इसको स्टेपी घास के मैदान को विश्व का अन्न अन्न भंडार के लिए ये प्रसिद्ध है। यहाँ पर गेहूं के उत्पादन के लिए दोस्तों सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, यहाँ पर गेहूं का उत्पादन अधिक होता है, इसीलिए दोस्तों ये स्टेपी घास के मैदान आपके विश्व का अन्न भंडार के नाम से भी जाने जाते हैं। हालांकि दोस्तों आपके प्रेरी घास के मैदान भी हैं, प्रेरी जो घास के मैदान है अमेरिका में देखने को मिलते हैं, नॉर्थ अमेरिका में, यह भी आपके दोस्तों विश्व का अन्न भंडार के नाम से भी प्रसिद्ध है, विश्व का अन्न भंडार। दोस्तों जिस घास के मैदान में अच्छी फसल देखने को मिलती है तो उसको ही हम विश्व का अन्न भंडार के नाम से जानते हैं। आपके में दोस्तों क्वेश्चन में अगर पूछा जाए कि विश्व का अन्न भंडार किस अन्न भंडार के लिए सबसे ज्यादा कौन से प्रसिद्ध है, तो आपको दोस्तों प्रेरी बताने पड़ेंगे, और आपको दोस्तों दूसरे नंबर पर स्टेपी भी देखने को मिलते हैं। यहाँ पर भी विश्व के अन्न भंडार देखने को मिलते हैं, क्योंकि ये गेहूं के उत्पादन के लिए बहुत ही प्रसिद्ध मैदान है। तीसरा ये भी दोस्तों पुस्ताज है, ये घास के मैदान, ये भी आपके शीतोष्ण घास के मैदान है, ये आपके हंगरी में देखने को मिलते हैं, हंगरी के अंदर आते हैं। इस तरीके से ये दोस्तों हमारे घास के मैदान हो गए। और आपका नेक्स्ट जो टॉपिक है दोस्तों, कि आपको बता देता हूँ दोस्तों कि कुछ कंट्री हैं यूरोप महाद्वीप के, तो आपको सुनने में आता होगा कि इंग्लैंड कौन सा है, और यूके किसे कहते हैं, ग्रेट ब्रिटेन किसको कहते हैं, इस तरीके के कन्फ्यूजन कुछ पॉइंट होते हैं, तो उसको आज समझते हैं दोस्तों। जो हमारा ग्रेट ब्रिटेन है, जो दोस्तों हमारा ग्रेट ब्रिटेन है, ग्रेट ब्रिटेन के अंदर आपके 3 देश आते हैं, जहाँ से जो दोस्तों आपके अंग्रेज वगैरह ये सभी आते थे, वो आपके उनके बारे में जिक्र करते हैं हम। तो जो दोस्तों आपका ग्रेट ब्रिटेन है, ग्रेट ब्रिटेन आपका 3 देशों से मिलकर बना होता है, एक आपका दोस्तों इंग्लैंड हो गया, एक आपका वेल्स हो गया, और एक आपका स्कॉटलैंड हो गया। इधर दोस्तों इंग्लैंड है आपका, इंग्लैंड के दोस्तों प्रोविंस हैं, इसमें दोस्तों कई सारे प्रोविंस हैं, उन सभी को मिलाकर आपका इंग्लैंड बनता है। और इसके इधर दोस्तों आपका वेल्स है, और ऊपर दोस्तों आपका स्कॉटलैंड है, और इन तीनों देशों को मिलाकर दोस्तों आपका ग्रेट ब्रिटेन कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? ग्रेट ब्रिटेन कहलाता है। और इसमें दोस्तों एक कंट्री और है, जिसको हम दोस्तों आयरलैंड के नाम से जानते हैं। आयरलैंड के बाद अगर हम दोस्तों इसमें नॉर्थ जो आयरलैंड होता है, उसको अगर हम दोस्तों मिला देते हैं तो आपका ग्रेट ब्रिटेन, उसको दोस्तों अगर इन सब में मिला दें तो आपका यूनाइटेड किंगडम बन जाता है। जैसे आपको बता देता हूँ, ग्रेट ब्रिटेन आपको समझ में आया होगा। ग्रेट ब्रिटेन में अगर दोस्तों हम इंग्लैंड को और आपका वेल्स को और आपका दोस्तों स्कॉटलैंड को मिला दें तो आपका ग्रेट ब्रिटेन बन जाता है। इंग्लैंड अलग कंट्री है दोस्तों आपका, और ग्रेट ब्रिटेन इन सभी को मिलाकर बनाया जाता है। अगर हम दोस्तों यूनाइटेड किंगडम किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है, यूनाइटेड किंगडम आपका 4 देशों से मिलकर बना होता है दोस्तों। इसके अंदर आपका पूरा का पूरा ग्रेट ब्रिटेन भी आ जाएगा, और जो दोस्तों एक देश है, एक आयरलैंड नाम का देश है, जो कि आपका एक दोस्तों आयरलैंड के नाम से है,
और ऊपर का जो भाग है दोस्तों वो आपका उत्तरी आयरलैंड के नाम से जाना जाता है। अगर हम इन चारों को, ग्रेट ब्रिटेन को और उत्तरी आयरलैंड को मिला देते हैं तो आपका दोस्तों वो आपका यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम कहलाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। और दोस्तों कुछ प्रायद्वीपों के बारे में पढ़ते हैं। प्रायद्वीप क्या होते हैं, जो कि आपके तीन ओर से जल से जो घिरे हुए जमीन के भाग होते हैं, जमीन के टुकड़े होते हैं, उनको हम पेनिनसुलर या प्रायद्वीप कहते हैं। जो कि दोस्तों आपके तीन तरफ से पानी से जो घिरे होते हैं, ऐसा जमीन का टुकड़ा जो तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ हो, और उसको हम दोस्तों प्रायद्वीप यानी कि पेनिनसुलर कहते हैं। हमारे यूरोप महाद्वीप में भी दोस्तों कुछ प्रायद्वीप हैं, जिसमें से दोस्तों पहला जो है आपका स्कैंडिनेविया। स्कैंडिनेविया दोस्तों प्रायद्वीप है ये आपका। स्कैंडिनेविया जो प्रायद्वीप है यह आपका तीन देशों से मिलकर बना हुआ है, और जिसमें दोस्तों आपका पहला आता है नॉर्वे। नॉर्वे आता है दोस्तों, दूसरा स्वीडन और नीचे डेनमार्क। क्योंकि दोस्तों जो जर्मनी से ऊपर वाला जो नॉर्थ सी में अगर देखोगे दोस्तों, तो नॉर्थ सी में आपका देखोगे ये आपके कंट्री तीनों के तीनों साथ में पड़ते हैं। एक आपका नॉर्वे हो गया दोस्तों, और इधर इसी के बगल में आपका स्वीडन देखने को मिलता है, और इसके नीचे आपका दोस्तों डेनमार्क देखने को मिलता है। तो आपके जो दोस्तों जो तीनों तरफ पानी से जो घिरे हुए हैं ये जमीन का जी ये वाला टुकड़ा, इसको हम स्कैंडिनेविया प्रायद्वीप के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं दोस्तों इसको? स्कैंडेनिया स्कैंडिनेविया प्रायद्वीप के नाम से इसको जाना जाता है। क्योंकि दोस्तों आप अगर देखोगे ये तीनों तीनों दोस्तों तीनों देश आपके पेनिनसुलर के एक अंदर आते हैं, जिसका नाम है स्कैंडिनेविया प्रायद्वीप। और अगर हम दोस्तों नीचे अगर बात एक नीचे हमारा जो प्रायद्वीप है जिसका नाम है आइबेरिया प्रायद्वीप। और आइबेरिया जो प्रायद्वीप है ये आपका दो देशों से मिलकर बना हुआ है, और दो देशों से मिलकर आपका ये आइबेरिया प्रायद्वीप बना है। और यह दोस्तों आपका स्पेन और पुर्तगाल से मिलकर बना है। स्पेन और पुर्तगाल ये आइबेरिया प्रायद्वीप के अंदर आते हैं दोस्तों। मैंने बताया था जो स्पेन में आपका स्पेन जो है ये आपका दोस्तों दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप के नीचे दोस्तों एक देश पड़ता है जिसका नाम है मोरक्को। और मोरक्को और दोस्तों स्पेन के बीच में आपकी एक जल संधि बनती थी जिब्राल्टर, जो मैंने आपको बताया था। तो इसी के बगल में स्पेन के बगल में ही दोस्तों आपका एक देश है जिसका नाम है पुर्तगाल। पुर्तगाल जो देश है दोस्तों, और पुर्तगाल देश और आपका स्पेन, इन दोनों को दोस्तों मिलाकर यहाँ पर आपके ये एक दोस्तों आइबेरिया प्रायद्वीप बनता है। इन दो देशों को मिलाकर आपका आइबेरिया प्रायद्वीप बनता है। नेक्स्ट दोस्तों अगर हम बात करते हैं जो हमारे बाल्टिक राज्य देश हैं, बाल्टिक जो राज्य देश हैं दोस्तों, जिसमें से अगर हम बात करते हैं पहला जो देश है हमारा पहला जो देश देश है दोस्तों हमारा बाल्टिक देश में बात करेंगे तो पहला जो देश है हमारा वो लिथुआनिया है, और दूसरा दोस्तों लातविया है, और दोस्तों तीसरा है एस्टोनिया। एक दोस्तों हमारा जो है एक है लिथुआनिया, और एक है दोस्तों हमारा लातविया है, और एक है दोस्तों एस्टोनिया। ये दोस्तों आपके बाल्टिक राज्य देश हैं, क्योंकि इसके नीचे अगर देखोगे आप तो दोस्तों बाल्टिक सी देखने को मिलता है। जिस तरीके से ये दोस्तों आपके लिथुआनिया एक आपका दोस्तों कंट्री है लिथुआनिया, और इसके बगल में ही दोस्तों एक लातविया है, और फिर इसके थोड़े आगे जाओगे दोस्तों तो फिर आपका एक कंट्री पड़ता है आपका एस्टोनिया। इस इन ये तीनों आपके दोस्तों बाल्टिक बाल्टिक सी में देखने को मिलते हैं, बाल्टिक सी के अंदर आते हैं दोस्तों, और इसलिए इनको कहा जाता है बाल्टिक राज्य देश। इसलिए इनको बाल्टिक राज्य देश कहा जाता है। उम्मीद करता हूँ कि बाल्टिक राज्य देश आपको समझ में आए होंगे। अब दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट जल संधियों के बारे में भी देख लेते हैं। जो जल संधि दोस्तों मैंने आपको बताया था, जल संधि के बारे में मैंने आपको बताया था ऐसा जल का पतला रास्ता जो कि दो जमीन के टुकड़े जो दो लैंड मासों को अलग करता हो। ये आपके लैंड मास हैं दोस्तों, जमीन के टुकड़े, और इन दोनों को अलग करता हो और दो दोस्तों वाटर जोन को कनेक्ट करता हो, उसी को हम जल संधि के नाम से जानते हैं। ये दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट समझ में आया होगा। ऐसा जल का पतला रास्ता जो दो लैंड मासों को अलग करता हो और दो वाटर जोनों को कनेक्ट करता हो, उसको हम स्ट्रेट या जल संधि के नाम से जानते हैं। एक दोस्तों आपकी कील नहर है, और कील नहर दोस्तों आपकी
जर्मनी में स्थित है दोस्तों। जर्मनी जर्मनी में दोस्तों आपकी यह आपका दोस्तों कील नहर जो काम करती है वो उत्तरी सागर है दोस्तों, नॉर्थ सी है। और नॉर्थ सी दोस्तों आपका जिधर दोस्तों मैंने आपको बताया था जो हमारा नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क पड़ता है वो आपका इधर उत्तरी सागर की तरफ पड़ता है। और इसके इधर दोस्तों आपका बाल्टिक बाल्टिक सागर पड़ता है। ये कील नहर दोस्तों आपकी जर्मनी से दोस्तों होते हुए जाती है कील नहर। और दोस्तों इस तरीके से ये आपका बाल्टिक सागर को और आपके नॉर्थ सी को कनेक्ट करती है, इन दोनों को जोड़ती है। उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को कील नहर जोड़ने का काम करती है। इसी को हम कील नहर को भी एक जल संधि के नाम से जानते हैं। और एक है दोस्तों आपका इंग्लिश चैनल। एक इंग्लिश चैनल है दोस्तों, यह आपका इंग्लैंड एक कंट्री है, इंग्लैंड हो गया फ्रांस को दोस्तों, इन दोनों लैंडों को अलग करता है। इंग्लैंड और फ्रांस को दोस्तों इंग्लिश चैनल ये अपना अलग करता है। और यह अटलांटिक महासागर और आपका दोस्तों उत्तरी सागर, अटलांटिक जो महासागर है दोस्तों और आपका उत्तरी सागर को आपस में कनेक्ट करने का काम करता है इंग्लिश चैनल। और इंग्लिश जो चैनल है यह दोस्तों आपका अटलांटिक महासागर का ही भाग है। इधर दोस्तों आप ऐसे समझ सकते हो, ये हमारा इंग्लैंड देश है दोस्तों, मैंने आपको बताया था। इंग्लैंड देश किसको कहते हैं हम? हमारा दोस्तों एक इधर वेल्स था, एक इधर इंग्लैंड था और ऊपर स्कॉटलैंड था दोस्तों। इन तीनों को मिलाकर ग्रेट ब्रिटेन बनता है। फिर नॉर्थ आयरलैंड को मिलाकर दोस्तों हम पूरा कंप्लीट यू आप यूके के नाम से जानते हो। तो इस तरीके से दोस्तों ये हमारा इंग्लैंड है। और इंग्लैंड के नीचे से दोस्तों आपका इंग्लिश चैनल है और इधर नीचे देखोगे दोस्तों आपका फ्रांस है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका अटलांटिक महासागर है और इधर आपका उत्तरी सागर है। इन दोनों को दोस्तों ये आपका जल का पतला रास्ता कनेक्ट कर रहा है और इन दो लैंड मासों को अलग कर रहा है। तो इसी को दोस्तों हम इंग्लिश चैनल कहते हैं। यानी कि आप समझ सकते हो इंग्लिश चैनल जो है वो हमारे इंग्लैंड और फ्रांस को दोस्तों अलग करने का काम करता है। यानी कि इन दोनों कंट्रियों को सेपरेट करता है। और दो वाटर जोन, एक आपका अटलांटिक महासागर और ये आपका उत्तरी सागर को कनेक्ट करने का काम करता है। और इंग्लिश चैनल ये हमारा अटलांटिक महासागर सागर के अंदर ही आता है। और तीसरी दोस्तों आपकी एक डोबर जल संधि है। डोबर जल संधि की बात करते हैं तो दोस्तों ये आपका इंग्लिश चैनल को और उत्तरी महासागर को दोस्तों कनेक्ट करता है। उत्तरी एक इंग्लिश चैनल भी दोस्तों आपका जो है, एक तो दोस्तों आपकी जल संधि है इंग्लिश चैनल के नाम से, और एक दोस्तों आपका सागर भी है। इंग्लिश चैनल का एक नाम का एक सागर है, इसको और उत्तरी सागर से कनेक्ट करने का जो काम करती है वो डोबर जल संधि करती है। और यह भी दोस्तों हमारे फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में स्थित है। यह भी दोस्तों हमारे इंग्लैंड और फ्रांस को अलग करने का काम करती है डोबर जल संधि। और डोबर जल संधि दोस्तों जो है इंग्लिश चैनल को उत्तरी सागर से कनेक्ट करने का काम करती है और इन दोनों को सेपरेट करने का काम करती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह पॉइंट समझ में आए होंगे। एक है दोस्तों जल संधि बासफोरस। बासफोरस जो जल संधि है दोस्तों वो आपका काला सागर को मरमरा सागर से कनेक्ट करने का काम करती है। बासफोरस जो जल संधि है वो दोस्तों आपकी काला सागर को मरमरा सागर से मरमरा सागर से जोड़ने का काम करती है। और यह दोस्तों हमारा जो यह जो आपका सेपरेट करने का जो काम करती है दोस्तों, यह यूरोप और एशिया को दोस्तों अलग करने का काम करती है बासफोरस जल संधि। क्योंकि दोस्तों आपकी ये जो जल संधि है आपकी तुर्की से होते हुए जाती है। तुर्की से दोस्तों आपका तुर्की से देखोगे और तुर्की से देखोगे दोस्तों तो इधर तुर्की के इधर आपका ये हमारा तुर्की है, इधर आपका काला सागर पड़ता है और इधर आपका मरमरा सागर पड़ता है। तो इधर दोस्तों देख इधर से जब एक संधि जाती है जिसका नाम है बासफोरस की जल संधि, और यह दोस्तों काला सागर और मरमरा सागर को जोड़ने का काम करती है। और आपका दोस्तों ये तुर्की आपका यूरोप और एशिया को अलग करने का काम करती है। उम्मीद करता हूँ ये आपको पॉइंट समझ में आया होगा। एक है दोस्तों जल संधि आपकी डार्डनेल। आपकी एक जल संधि है दोस्तों डार्डनेल्स। डार्डानेल्स एक जल संधि है दोस्तों, एक डार्डानेल्स स्ट्रेट है, यह भी आपकी तुर्की में ही है दोस्तों। दोनों बासफोरस जल संधि तुर्की से होते हुए जाती हैं दोस्तों। आपका यूरोप और एशिया को अलग करने का काम करती हैं बासफोरस जल संधि और डार्डनेल्स जल संधि।
यह दोस्तों आपकी जो जल संधि है वो मरमरा सागर, ये दोस्तों एजबियन एक सागर है और एक मरमरा सागर है। इसी के नीचे दोस्तों इधर काला सागर, फिर मरमरा सागर, फिर इधर आपका एजीबियन, एजीवन सा एजीबियन दोस्तों सागर है। और इन दोनों को जो कनेक्ट करने का जो काम करती है वो दोस्तों आपकी, ये आपका एजियन दोस्तों सागर है। इन दोनों को जो कनेक्ट करने का जो काम करती है वो आपकी डार्डनेल्स स्ट्रीट है। और इस तरीके से दोस्तों ये भी तो, आपकी डार्डनेल्स जो जल संधि है तुर्की से होते हुए जाती है, तुर्की को अलग करती है दोस्तों। और आपका दोस्तों जो यूरोप और एशिया को यह भी अलग करने का काम करती है डार्डनेल्स जल संधि। और एजियन सागर और मरमरा सागर को आपस में कनेक्ट करने का काम करती है। एक है दोस्तों कीर्च जल संधि। और कीर्च जो जल संधि है दोस्तों वो एजोब सागर को काला सागर से जोड़ती है। कीर्च जो जल संधि है दोस्तों वो एजोब सागर को, और एजोब सागर को दोस्तों आपका काला सागर से जोड़ती है। जैसे दोस्तों काला सागर जो आपका इधर है, इधर इधर की तरफ दोस्तों आपका ये था एजिबियन सागर, फिर आपका दोस्तों मरमरा सागर था, फिर भी आपका काला सागर था। इसके ऊपर में दोस्तों आपका पड़ता है एजोब सागर। एजोब सागर को जो कनेक्ट करने का काम करती है वो कीर्च जल संधि है। और दोस्तों आपका ये जो काला सागर था और ये आपका दोस्तों एजिबियन, और आपका दोस्तों ये मरमरा, और नीचे एजिबियन है, और ऊपर का आपका दोस्तों आपका होगा एजोब सागर। इन दोनों को जो कनेक्ट करने का काम करती है वो कीर्च जल संधि करती है। और कीर्च जो जल संधि है वो दोस्तों आपका रसिया है, यूरोप का दोस्तों रसिया का भाग है। और आपका दोस्तों जो क्रीमिया है दोस्तों जो रूस ने कब्जा कर लिया है, इन दोनों के बीच में जो जल संधि बनती है वो आपकी कीर्च की जल संधि बनती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पॉइंट समझ में आए होंगे। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आपको जल संधि समझ में आई हो। और अगर दोस्तों ये समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।